कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। प्रगति एडवोकेट राजेंद्र कुमार को जेल में अंजू से मिलवाती है। अंजू राजेंद्र कुमार से कहती है कि वो अपने स्वर्गीय पति और उसके पिता की साजिश का शिकार हुई है। उन दोनों ने मिलकर उसे अपने पति का जुर्म अपने सर पर लेने के लिए मजबूर किया और वो अपने पति की जान बचाने के लिए ऐसा करने के लिए तैयार हो गई। उस पर मुकदमा चला और उसे 6 साल की सजा हो गई। सजा काटने के बाद जब वो घर लौटी तो उसे पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है और वो उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं। गुस्से में आकर उसने अपने पति का खून कर दिया, जिसके लिए फांसी की सजा दी गई है। राजेंद्र कुमार अंजू का केस ले लेता है और घर लौटकर अपनी बेटी रूपा को बताता है कि वो प्रगति से मिला था और जल्दी ही राजेश और प्रगति की मुलाकात हो जाएगी। लेकिन वो रूपा से ये भी कहता है कि वो इस बात का जिक्र अभी राजेश से न करे, क्योंकि वो राजेश को सरप्राइज देना चाहता है। शालिनी और रंजीत डॉक्टर अनिल को भी मोदी के घर से निकलवाना चाहते हैं ताकि रंजीत का रास्ता साफ हो जाए और वो मोदी की बेटी मीना से शादी कर सके। हेलो पापा। हेलो मम्मी। ओह मीना बेटी, कैसी हो बेटी? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? हाँ, मैं भी अच्छी हूँ। कहीं जाने की तैयारी है? जाने की तैयारी कैसे कर सकती हूँ पापा? क्यों? अगर कोई मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो तब भी जाऊंगी ना मैं। क्या हुआ? होना क्या है, आपने इन दोनों लाडलों को सर पर बिठा रखा है। दोनों लाडलों को? हाँ वही, एक राजेश बाबू और दूसरे डॉक्टर अनिल। डॉक्टर अनिल को तो मरीजों से फुर्सत ही नहीं है। 3 दिन हो गया उनका कोई पता नहीं है। जब भी फोन करो तो साहब बिजी हैं। होता है बेटी, कभी कभी ऐसा भी होता है। अब कोई सीरियस केस होगा, अब अपने पेशेंट को छोड़ के तो नहीं आ सकता वो। खैर छोड़िए इन्हें। राजेश बाबू का क्या हुआ? राजेश? हाँ बताइए ना, राजेश बाबू कहाँ है? बिंदु बताइए ना पापा, कहाँ भेज दिया आपने चहेते को? 7 समुद्र पार भी गया है तो एक फोन तो कर सकते हैं। हाँ फोन किया था उसने मुझे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की उससे। आपने उनसे बात की? हाँ वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। तो आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मैं भी बात कर लेती उनसे। दरअसल वो मीटिंग में था और उसे ज्यादा डिस्टर्ब करना मैंने मुनासिब नहीं समझा, लेकिन मैंने उसे कह दिया कि मीना को तुमसे शिकायत है। आपने इतना तो कह दिया ना? हाँ, और उसने तुम्हारे लिए माफी भी मांग ली मुझसे। तब तो ठीक है। खैर पापा मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? डॉक्टर अनिल के पास, उनसे जाकर झगड़ा करूंगी। अच्छा, तो मेरे लिए भी कर देना। क्या? मतलब मेरी तरफ से भी उन्हें दुआएं दे देना। ओके दे दूंगी। ओके बाय मम्मी, बाय पापा। बाय। तुमने कुछ नहीं सुना? मैंने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं देखा और मैं कुछ बोलूंगी भी नहीं, क्योंकि मैं बहरी हूँ, अंधी हूँ और मैं गूंगी भी हूँ। बिंदु, बुरा नहीं मानना, मेरी बेटी बीमार है। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी उसके बचने की। मैंने उसे मौत के मुंह में जाते हुए देखा है कि अचानक डॉक्टर अनिल मसीहा बन के आया और उसने उसकी जान बचाई, और राजेश ने उसे जीने का हौसला दिया है। झूठ तो इसलिए बोलना पड़ा
कि मेरी बेटी का दिल न टूट जाए। ओह, तो ये झूठ अभी चल ही रहा है। इसे मैं सच में बदलूंगा। जी नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और मैं एक वकील हूं। आइए आइए। शुक्रिया। बैठिए। थैंक यू। मगर आपको मुझसे क्या काम है? जी मैंने चंदर मर्डर केस को रीओपन करवाया है। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं कि इस केस में अंजू बेकसूर है। वकील साहब, एक आवारा और बच्चन औरत को आप बेकसूर कह रहे हैं, जिसने दिन दहाड़े मेरे बेटे का खून किया है? गुप्ता जी, आप जज्बात की रो में आकर ये भूल रहे हैं कि जिन हालात में अंजू ने ये खून किया है, उन हालात में इसके सिवा उसके सामने और कोई रास्ता नहीं था। तो आप उस खूनी औरत को बचाने के लिए आए हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपकी इसमें मदद करूं। वाह वकील साहब वाह, अपने बेटे के कातिल को मैं बचाऊंगा? अरे उसे तो फांसी का हुक्म सुना दिया गया है। मैं तो अदालत में चीख चीख कर कहूंगा कि उसे फांसी की सजा क्यों, उसे फांसी पर क्यों लटका दिया गया? गुप्ता जी, ये बात सच है कि अंजू के हाथ से अपने पति का भी खून हुआ है, लेकिन पहला खून उसने नहीं किया है। पहला खून भी उसी ने किया और दूसरा खून भी उसी ने। पहले खून की तो सजा उसे मिल चुकी। जिस दिन दूसरे खून की सजा मिलेगी, मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। जाइए वकील साहब जाइए, आपको जो कुछ करना है कर लीजिए, मगर आप मुझसे ये उम्मीद मत रखिए कि मैं रहम खाकर उसे बचा लूंगा। तो फिर आपको इस केस की पैरवी के दौरान अदालत में आना पड़ेगा। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, और मैं अदालत से कहूंगा यह खूनी अब तक जिंदा क्यों है, इसे अब तक फांसी पर क्यों नहीं चढ़ाया? उसे फांसी की सजा तो हो गई, लेकिन इतना आप याद रखिए कि अगर उसे फांसी हो भी गई तो वो लोग नहीं बच पाएंगे जिन्होंने उसे इस हालत तक पहुंचाया है। गुप्ता जी, मुजरिम तो आप भी हैं। आप यहां पर खड़े होकर मेरे सामने चीख तो सकते हैं, लेकिन अदालत में चीखें नहीं, दलीलें सुनी जाती हैं। मेरे ख्याल में अब हमारी मुलाकात अदालत में ही होगी। नमस्ते। अंजू बेटी। आप? हाँ, मैं तुमसे मिलने आया हूं। मैंने तो आपके बेटे का खून किया है, आपसे बुढ़ापे का सहारा छीना है। मैं तो हत्यारन हूँ और उस अपराध के लिए मुझे फांसी की सजा भी हो गई है। फिर क्यों आए हैं आप यहाँ? जो होना था वो तो हो ही चुका। ना मेरा बेटा वापस आ सकता है और ना ही मेरे बुढ़ापे को सहारा मिल सकता है। तो आप क्या मेरी अंतिम इच्छा पूछने आए हैं? काश मैं इस काबिल होता बेटी। मत कहिए मुझे बेटी, अब आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं। रिश्ता कैसे नहीं है? तू तो मेरे बेटे की विधवा है बेटी। उस रिश्ते को तो आपने उस समय तोड़ दिया था जब मैं आपके बेटे के खून के इल्जाम अपने सर लेकर उसकी सजा भुगत रही थी। आपके बेटे ने दूसरी शादी कर ली। विधवा तो आपकी दूसरी बहू है। मैं तो खूनी हूँ, मुजरिम हूँ मैं। फिर क्या लेने आया है मेरे पास? क्या वो केस तूने दोबारा शुरू करवाया? हाँ, जो खून मैंने नहीं किया, जो अपराध मैंने नहीं किया और कानून ने उसकी सजा मुझे दी, तो क्या मुझे यह हक नहीं है कि मैं कानून से पूछूं कि मेरे साथ ये अन्याय क्यों? मगर तूने खुद ही जुर्म का इकबाल किया था अदालत में। जुर्म का इकबाल किया था या करवाया गया था? अंजू, अगर ये केस खुला तो मुझे गवाह के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। और इस बार आपको सच बोलना पड़ेगा। तो तू सच बोलेगी? हाँ,
मैं तो सच ही बोलूंगी इस बार। तेरे सच बोलने से मैं मुजरिम बन जाऊंगा। पापी को मारने के लिए उसका पाप ही महाबली है। अगर उस वक्त मुझ पर अन्याय ना होता तो ना ही आपको अपना बेटा खोना पड़ता और ना ही आज यहाँ दया की भीख मांगने आना पड़ता। मैं तो दया की भीख मांगने आया हूँ बेटी। मेरे बुढ़ापे पर रहम कर और मुझे बचा ले। अब ये बात मेरे बस में नहीं है। कानून अगर मुझे फांसी पे चढ़ाता है तो वो आपकी खुशकिस्मती होगी, और अगर मैं बच गई तो वो आपका दुर्भाग्य होगा। कितने स्वार्थी है आप। मुझे तो मौत के मुंह में ढकेल सकते हैं, पर अपने आप को गुनहगार नहीं बना सकते। आप अपने आप से पूछिए अपने आप से, क्या आप बाप कहलाने के भी लायक हैं? चले जाइए आप यहाँ से, चले जाइए। अगर आप बाप कहने के लायक होते तो मैं खुशी से फांसी पे चढ़ना स्वीकार कर लेती, पर अब मैं ये जंग लड़ूंगी। आपके बेटा तो आपके लालच के भेंट चढ़ गया, पर मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगी। मुझे जीना है मुझे। चले जाइए आप, चले जाइए। अंजू बेटे, क्या बात है? वकील साहब, मेरे ससुर आए थे मुझसे मिलने। हाँ, मैंने उन्हें बाहर जाते तो देख लिया, मगर क्या कह रहे थे? वो चाहते हैं मैं उन्हें गुनहगार होने से बचा लूं। कितनी अजीब है ये जिंदगी, कितनी खुदगर्ज है ये दुनिया। इंसान जुल्म करने के बाद भी पछताता नहीं। उसकी तो ये ख्वाहिश है कि तुम मर जाओ, लेकिन कुछ लोगों की दुआएं हैं कि तुम जिंदा रहो बेटी। एक तरफ मौत की ख्वाहिश और दूसरी तरफ जीने की दुआएं। मुकाबला बड़ा सख्त है, और अब देखना यह है कि इस मुकाबले में जीत किसकी होती है। वकील साहब, मैं इतनी खुशनसीब नहीं हूं। बेटे, इंसान के मुकद्दर में जो लिखा होता है वो तो उसे मिलता ही है, लेकिन कभी कभी किसी की दुआओं से वो भी मिल जाता है जो उसके मुकद्दर में नहीं लिखा होता, और उसी को चमत्कार भी कहते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि प्रगति का तुम्हारी जिंदगी में आना किसी चमत्कार से कम नहीं है बेटे, किसी चमत्कार से कम नहीं है। मिस्टर राजेंद्र कुमार, आपने इस केस को रीओपन करने की जो दरखास्त दी थी, अदालत ने उसे मंजूर कर दिया है। लेकिन इससे पहले 2 अदालतें अपने फैसले सुना चुकी है। पहले मुकदमे में अंजू देवी पर उस शख्स कुंदन के खून का इल्जाम था जिसने उनकी इज्जत लूटने की कोशिश की। इसके लिए कोर्ट ने उन्हें 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई थी। दूसरे मुकदमे में अंजू देवी पर अपने ही पति के खून का इल्जाम था, जिसके लिए अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। अगर आपकी नजर में ये दोनों फैसले गलत हैं, तो आपको इस केस को रीओपन करने की इजाजत इस बुनियाद पर दी जाती है कि आप अदालत के सामने ऐसे सबूत और गवाह पेश करेंगे जिससे ये साबित हो सके कि मुजरिमा के साथ नाइंसाफी हुई थी। यह बहुत जिम्मेदारी का काम है।
अगर ये साबित करने में आप नाकाम रहे कि दोनों जजों के फैसले गलत थे, तो ये अदालत इसे कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानते हुए आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। मुझे मंजूर है योर ऑनर। मिस्टर राजेंद्र कुमार, यू कैन प्रोसीड। थैंक यू वेरी मच योर ऑनर। योर ऑनर्स, इस मुकदमे के सिलसिले में मैं एक ऐसी लड़की को अदालत में पेश करना चाहता हूं जिसने कि अंजू की दुख भरी कहानी खुद अंजू की जबानी ही सुनी है, और उस लड़की का नाम है प्रगति श्रीवास्तव। इजाजत है। प्रगति श्रीवास्तव अदालत में हाजिर हो। गीता पे हाथ रखकर कसम खा लो, जो भी आप कहेंगे सच के सिवा कुछ। जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। प्रगति श्रीवास्तव, क्या आप अदालत को यह बताएंगे कि आपकी मुलाकात मिस अंजू से कब और कहां हुई, और उसने आपको इस केस के बारे में क्या कहा? जी हाँ जज साहब, मैं भी कानून की मेहरबानियों का शिकार हो चुकी हूँ। मैं रिमांड होम में थी जब अंजू से मेरी मुलाकात हुई, और उसकी कहानी मैंने कुछ इस तरह सुनी। अंजू एक ब्याता स्त्री थी। एक दिन अचानक उसके पति और उसके ससुर उसके पास आए, ये कहते हुए कि उसके पति यानी कि चंदर गुप्ता के हाथों एक खून हुआ है और उसे फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। फिर अंजू के ससुर ने दुहाई दी कि अगर चंदर मर जाएगा तो तुम विधवा बन जाओगी और मेरे बुढ़ापे का सहारा मुझसे छिन जाएगा। चंदर को बचाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, और वो ये है कि अगर तुम यानी कि अंजू इस खून का इल्जाम अपने सर पर ले लो। अदालत तुम्हें औरत समझकर तुम्हारी सजा कम कर देगी और इस घर की इज्जत भी बच जाएगी। मासूम अंजू ने अपने सुहाग को बचाने के लिए ये खून का इल्जाम अपने सर पर ले लिया। अदालत ने उसे 6 साल की सजा सुनाई। ये दिन उसने एक तपस्या के तौर पर काटे, और जब वो जेल में थी उसके पति ने दूसरी शादी कर ली। जेल से रिहा होने के बाद जब वो अपने पति के घर पहुंची तो उसकी दुनिया बिल्कुल बदल गई थी। उसके पति ने उसे स्वीकार करने से इनकार ही नहीं किया, बल्कि उस पर बदचलन होने का इल्जाम भी लगाया। उसने उसे मार पीट कर घर से निकालना भी चाहा। अंजू अपनी जिंदगी को इस तरह बर्बाद होते हुए देखकर अपने होशो हवास खो बैठी, और गुस्से में उसने अपने पति का खून कर दिया। योर ऑनर, अदालत इससे पहले ये कहानी सुन चुकी है और दोनों मुकदमे अंजाम को पहुंच चुके हैं। अंजू देवी को सजा सुनाई जा चुकी है। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त शायद ये भूल रहे हैं कि मैंने अपनी दरख्वास्त में अदालत के फैसले को चैलेंज किया है, और मैंने इस औरत यानी अंजू देवी के बेगुनाह साबित होने के लिए कुछ गवाह और कुछ सबूत भी जुटाए हैं। अदालत जानना चाहती है वो कौन से सबूत है? जी योर ऑनर। थैंक यू प्रगति। योर ऑनर्स, मैं इस केस के सिलसिले में सबसे पहले फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट नरेंद्र बाली को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। श्री नरेंद्र कुमार अदालत में हाजिर हो। मिस्टर बाली, आपने कुंदन मर्डर केस में फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट तैयार की थी। क्या उस रॉड पर जिससे खून हुआ था उस पर अंजू देवी के उंगलियों के निशानात पाए गए थे? जी नहीं,
उस रॉड पे अंजू देवी के नहीं बल्कि मिस्टर चंद्रगुप्ता के अंगुलियों के निशान पाए गए। चंद्रगुप्ता? मगर खून तो अंजू देवी ने किया था। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं सरकार कि खून किसने किया था। मेरा काम सिर्फ ये है कि रॉड पर पाए गए अंगुलियों के निशान किसके हैं ये बताना, और उस पर मेरी रिपोर्ट मौजूद है। That's all, Your Honor. है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।